अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं और 2021 की बोर्ड एग्जाम में शामिल है तो ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको माध्यमिक परीक्षा 2021 के लिए कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान और कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं आपको हल सहित बताने वाला हूं, जो आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 2021 की बोर्ड एग्जाम का जो पेपर आएगा वो आपके कैसा आएगा, किस पैटर्न पर होगा, तो वो भी आपको अच्छे से देखना है और अच्छे से इन क्वेश्चंस को आपको समझना है। डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेईई, नीट या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो सेक्शन ए यानी जो आपके खंड ए है, ये आपके पेपर का पहला भाग है। यानी खंड ए में आपको शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें आपके 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नांकित प्रश्नों में से दिए गए सही विकल्प का चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि प्रियदर्शिका नाटक का रचयिता कौन था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें पहला ऑप्शन आपको दे रखा है कि बाणभट्ट, और दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है ब में पुष्यभूति, और स में आपको दे रखा है सुबंध, और द में आपको दे रखा है हर्षवर्धन। तो इसमें आपका जो राइट आंसर आएगा वो होगा आपके द ऑप्शन यानी हर्षवर्धन। यानी जो प्रियदर्शिका नाटक है उनका रचयिता कौन था, हर्षवर्धन था। तो ये आपको इसमें बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि गोविंद गुरु ने कौन सी संस्था स्थापित की थी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अच्छे से आपको तैयार करना है कि गोविंद गुरु ने कौन सी संस्था स्थापित की। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है प्रजामंडल, ब ऑप्शन में आपको दे रखा है हितकारिणी, और स ऑप्शन में आपको दे रखा है संत सभा, और द में आपको दे रखा है लोक प्रसिद्ध। यानी गुरु गोविंद गुरु हैं, उन्होंने कौन सी संस्था स्थापित की थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आएगा स ऑप्शन यानी संत सभा। यानी गोविंद गुरु थे, उन्होंने कौन सी संस्था स्थापित की थी, संत सभा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3 आपको दिया है कि अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का निम्न में से हिंदी अनुवाद है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में आपको दे रखा है लोकतंत्र, ब ऑप्शन में आपको दे रखा है जनतंत्र, और स में आपको दे रखा है प्रजातंत्र, और द में आपको दे रखा है उपयुक्त सभी। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो होगा ए ऑप्शन यानी लोकतंत्र। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से बागानी फसल है। तो बागानी फसल है वो आपको बतानी है। यहाँ पर ए ऑप्शन में आपको दे रखा है चाय, और ब में आपको दे रखा है कॉफ़ी, और स में आपको दे रखा है रबर, और द में आपको दे रखा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो बागानी फसल है वो चाय भी है, कॉफ़ी भी है, रबर भी है। यानी तीनों ही ऑप्शन आपके राइट है। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो होगा द ऑप्शन यानी उपरोक्त सभी। उसके बाद में प्रश्न नंबर 5 आपको दिया है कि वर्तमान 2021 में नीति आयोग के अध्यक्ष। तो मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूं कि ये जो प्रश्न है आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो 2021 में यानी वर्तमान 2021 में हमारे प्रधानमंत्री कौन है। तो ए ऑप्शन में आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह दे रखा है, ब में आपको दे रखा है रघुराम राजन, और स में आपको दे रखा है नरेंद्र मोदी, और द में आपको दे रखा है निर्मला सीतारमण। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो होगा नरेंद्र मोदी यानी स ऑप्शन आपका राइट है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि
राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस है वो आपके किस दिवस को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है 5 सितंबर को, बी ऑप्शन में आपको दे रखा है 5 अक्टूबर को, और सी ऑप्शन में आपको दे रखा है 5 नवंबर को, और द में आपको दे रखा है 10 दिसंबर को। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ये आपके 5 नवंबर को मनाया जाता है, यानी आपका राइट आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? यानी कौन सा शासक है जिसको नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन में आपको दे रखा है कुमार गुप्त, और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है चंद्रगुप्त, और सी ऑप्शन में आपको दे रखा है स्कंद गुप्त, और द ऑप्शन में आपको दे रखा है श्रीगुप्त। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? क ऑप्शन, यानी कुमार गुप्त। 8वां प्रश्न आपको दे रखा है, मेजा बांध किस जिले में है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मेजा बांध है वो कौन से जिले में स्थित है? तो ए में आपके चित्तौड़गढ़, और बी में आपके जैसलमेर, और सी में आपके भीलवाड़ा, और द में आपके जोधपुर। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? ग ऑप्शन, यानी भीलवाड़ा कि जो मेजा बांध है वो कौन से जिले में स्थित है? भीलवाड़ा में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है कि नीति आयोग की स्थापना की गई, कब की गई ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है 1950, और बी में आपको दे रखा है 1956, और सी में आपको दे रखा है 2001 में, और द में आपको दे रखा है 2015 में। तो नीति आयोग की जो स्थापना है वो आपके 2015 में की गई थी। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन द। ओके, उसके बाद में प्रश्न नंबर आपको 10 दिया गया है कि राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु है वो क्या होनी चाहिए? तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है 25 वर्ष, बी में आपको दे रखा है 21 वर्ष, और सी में आपको दे रखा है 30 वर्ष, और द में आपको दे रखा है 35 वर्ष। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन, यानी 30 वर्ष। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपकी कि निम्नलिखित जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको एक शब्द यानी एक पंक्ति में देने हैं। उसके बाद में प्रश्न नंबर 2 आपको दिया है कि मौर्य वंश का जो संस्थापक है वो कौन था? ये क्वेश्चन आपके काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में, सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा जा चुका है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का जो संस्थापक है वो कौन था। तो यहाँ पर हम बात करें मौर्य वंश के संस्थापक की, तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3 आपको दिया है कि हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा है? तो हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा है? उसका नाम क्या है? कर्नल जेम्स टोड ने। यानी हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने। तो ये आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 आपको दिया है कि मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो मेवाड़ प्रजामंडल के जो संस्थापक हैं उनका क्या नाम है? माणिक्यलाल वर्मा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 5 आपको दिया है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। यह आपका आंसर होगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 6 आपको दिया है कि आधुनिक विश्व में प्रतिनिधि प्रजातंत्र के कौन से 2 रूप दिखाई पड़ते हैं? तो आधुनिक विश्व में प्रतिनिधि प्रजातंत्र के कौन से 2 रूप हैं? जिसमें पहला रूप आपके संसदात्मक शासन और दूसरा आपके अध्यक्षात्मक शासन। उसके बाद में प्रश्न नंबर 7 आपको दिया है कि पिछोला झील कौन से जिले में स्थित है? तो पिछोला झील है वो कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर में। यह आपको इसमें बताना है। प्रश्न नंबर 8 आपको दिया है कि राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? तो राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से जिले का है? डूंगरपुर। और ये आपको बताना है, कमेंट में सभी बच्चों को आंसर देना है कि राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक मैंने बता दिया आपको डूंगरपुर, और कम का भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, आप सभी को कमेंट में बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि दिए गए प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, जो रिक्त स्थान दिए गए हैं, उनको आपको फिल करके बताना है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 आपको दिया है कि भारत में गरीबी को मापने का सर्वप्रथम जो प्रयास है वो किसने किया था?
तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा, दादा भाई नौरोजी ने। यानी भारत में गरीबी को मापने का प्रथम प्रयास किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद में प्रश्न नंबर 10 आपको दिया है कि भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर मिलाती है, तो उस नहर का आपको नाम बताना है। तो उस नहर का नाम क्या है, स्वेज नहर। क्या नाम है, स्वेज नहर। उसके बाद में प्रश्न नंबर 11 आपको दिया है कि भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, 5 वर्ष। ये खंड ब है, यानी पेपर का दूसरा भाग, जिसमें आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 12 आपको दिया गया है कि शनिदाता कौन था और उसके क्या कार्य थे। यानी शनिदाता कौन था और उसके आपको कार्य बताने हैं। तो शनिदाता कौन होता था, शनिदाता कोषाध्यक्ष होता था और उसके क्या कार्य थे कि साम्राज्य के विभिन्न भागों में कोष गृह और अन्नागार बनवाना, ये शनिदाता का कार्य होता था। प्रश्न नंबर 13 आपको दिया गया है कि राज्य विधानसभा की 2 वित्तीय शक्तियों को समझाइए। तो राज्य विधानसभा की जो 2 वित्तीय शक्तियां हैं, जिसमें पहली वित्तीय शक्ति है आपके कि आय व्यय का वार्षिक लेखा विधानसभा से स्वीकृत होने पर ही शासन के द्वारा आय व्यय से संबंधित कोई कार्य किया जा सकता है। और दूसरी जो वित्तीय शक्ति है वो आपके विधानमंडल से विनियोग विधेयक पारित होने पर ही सरकार संचित निधि से व्यय हेतु धन निकाल सकती है। तो ये आपकी दूसरी वित्तीय शक्ति है। तो ये भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से क्वेश्चन को तैयार करना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 14 आपको दिया गया है कि विनिर्माण उद्योग से क्या आशय है। यानी विनिर्माण उद्योग की आपको परिभाषा बतानी है। तो विनिर्माण उद्योग में प्रकृति प्रदत्त पदार्थों से मानव उपयोगी पदार्थों या वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। और प्रश्न नंबर 15 आपको दिया गया है कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। यानी जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा आपको लिखनी है। तो किसी विशेष समय अंतराल में किसी देश या राज्य या स्थान के निवासियों की संख्या में होने वाला जो परिवर्तन है, जो बदलाव है, वो क्या कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 16 है, जो आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2021 की बोर्ड एग्जाम में आपको पक्का मिलने वाला है। तो प्रश्न नंबर 16 है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब हम बात करेंगे नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष की। और नीति आयोग का क्या कार्य, आपको एक कार्य आपको याद करके जाना है। तो नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, अरविंद पनगड़िया। और नीति आयोग का प्रमुख कार्य क्या है कि भारत सरकार के लिए रणनीति और जो दीर्घकालिक नीतियां हैं और जो कार्यक्रम है उनका निर्माण करना। और उसके बाद में प्रश्न नंबर 17 आपको दिया है, वैश्वीकरण से होने वाले कोई 2 लाभ लिखिए। यानी वैश्वीकरण से होने वाले कौन कौन से लाभ हैं, तो 2 लाभ आपको इसमें लिखने हैं। तो यहाँ पर पहला लाभ है आपके कि वैश्वीकरण से उत्पादन लागतों में कमी आई है और जो उत्पाद हैं, जो प्रोडक्ट हैं, उनकी गुणवत्ता में सुधार हुआ है। तो ये वैश्वीकरण का पहला लाभ है। और दूसरा लाभ क्या है कि वैश्वीकरण से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि संभव हो पाई है, यह आपके दूसरा लाभ है। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 18, यानी मौसमी बेरोजगारी क्या है। तो मौसमी बेरोजगारी की जो परिभाषा है वो आपको अच्छे से तैयार करनी है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है। जब मौसम प्रतिकूल होता है तो मौसमी व्यवसायों में जो लगे लोग हैं उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है और इसे हम क्या कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। उसके बाद में प्रश्न नंबर 19 आपको दिया है कि पायरोलिसिस क्या है। तो पायरोलिसिस क्या होता है, ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पायरोलिसिस है वो एक थर्मल प्रक्रिया है जिसमें कचरे का दहन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जाता है और यह तकनीक कम ऑक्सीजन या बिना ऑक्सीजन वाले क्षेत्रों में
प्रयोग की जाती है। उसके बाद में पेपर का तीसरा भाग है आपके खंड स। तो खंड स में आपके प्रश्न नंबर 20 आपको दिया है कि स्वदेशी से होने वाले कोई 4 लाभ लिखिए। तो स्वदेशी से होने वाले कोई 4 लाभ हैं, जिसमें पहला लाभ आप देख सकते हैं कि जो स्वदेशी उत्पाद हैं उनको अपनाने से देश के जो घरेलू उत्पाद हैं और जो राष्ट्रीय आय है उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। और दूसरा लाभ क्या है कि इससे घरेलू उत्पाद बढ़ेगा, जिससे आयातों में कमी आएगी और विदेशी विनिमय कोष की बचत होगी। और तीसरा आपको दिया गया है कि स्वदेशी से घरेलू उत्पादन बढ़ने से सरकार को अपेक्षाकृत अधिक राजस्व प्राप्त होगा। और 4 नंबर लाभ आपको दिया है कि स्वदेशी को बढ़ावा मिलने से देश में आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी। उसके बाद में प्रश्न नंबर 21 आपको दिया है कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कोई 2 कार्य लिखिए। तो इसमें पहला कार्य क्या है कि ऐसे व्यक्तियों को विधिक सेवा देना जो इस अधिनियम के अधीन मापदंडों की पूर्ति करते हैं। और दूसरा कार्य क्या है कि स्थायी लोक अदालतों का संचालन करना। और प्रश्न नंबर 22 आपको दिया है कि सड़क पर पैदल चलते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि हमें हमेशा सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए। ये आपके सड़क सुरक्षा का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा और आपको 4 नंबर यहाँ से मिल सकते हैं। तो तैयार करना है आपको अच्छे से। और दूसरा जो कार्य है, दूसरी जो बात है वो आपको क्या ध्यान रखनी है कि सड़क पार करने से पहले बाएं दाएं देखें कि कोई वाहन तो नहीं जा रहा, फिर आपको पार करना है सड़क को। उसके बाद में अगला आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 23 आपको दे रखा है कि एक जागरूक नागरिक के रूप में आए आप उच्च न्यायालय के लिए कौन कौन सी स्वतंत्रताओं की अपेक्षा करते हैं, किन्हीं 2 का आपको उल्लेख करना है। तो यहाँ पर पहली जो अपेक्षा है वह है न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए विशेष प्रक्रिया, और दूसरी जो अपेक्षा है वो क्या है, निश्चित कार्यकाल। अब आपके पेपर का जो चौथा पार्ट है खंड द। तो खंड द में आपके प्रश्न नंबर 24 आपको दिया गया है और खंड द है ये, इसमें आपके 5 नंबर के क्वेश्चन है वो आएंगे। तो यहाँ पर 24वां क्वेश्चन है कि भारत के मानचित्र में निम्न को अंकित कीजिए भारत की प्रमुख खनिज पेटियाँ। तो भारत की जो प्रमुख खनिज पेटियाँ हैं उनको आपको मानचित्र में अंकित करना है। और इसके अथवा में भी आपको क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में जो पेट्रोलियम है उनके 5 संभावित क्षेत्र। आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, आपको एक क्वेश्चन इसमें से करना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 25 आपको दिया है कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। तो यहाँ पर पहला आपको दे रखा है दिल्ली, दूसरा आपको दे रखा है बालाघाट, और तीसरा आपको दे रखा है हीराकुंड परियोजना, और चौथा आपको दिया है सेलम, और 5वां आपको दिया है पारादीप। उसके बाद में पेपर का जो 5वां पार्ट है खंड ये, तो इसमें आपको 26वां क्वेश्चन दे रखा है कि गुप्त काल की कोई 4 प्रसिद्ध सांस्कृतिक उपलब्धियां लिखिए। और प्रश्न नंबर 27 आपको दे रखा है कि मुगल कालीन प्रशासन की जो विशेषताएं हैं उनका आपको वर्णन करना है। और प्रश्न नंबर 28 आपको दिया है कि भारतीय संसद के कार्य और उनकी जो शक्तियां हैं, उनकी जो पावर है, उनकी आपको विवेचना करनी है। और इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन है राज्यसभा के कार्य और उनकी शक्तियों की विवेचना कीजिए। और इसके अथवा में भी आपको क्वेश्चन दिया है राष्ट्रपति की कार्यपालिका विधायी शक्तियों का आपको वर्णन करना है। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, सारे क्वेश्चन आपको विश्वास के साथ अच्छे से आपको तैयार करना है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम 2021 में सामाजिक विज्ञान में एक बहुत ही अच्छा स्कोर आप कर पाएं।